इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है समास। तो आइए जाने समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। इस प्रकार एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है जिसे हम समास पद कहते हैं। उदाहरण के लिए ये समास पद है गंगा जल, घुड़सवार, पुस्तकालय। समास रचना में प्रायः दो पद या फिर हम कह सकते हैं दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। कोई भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पहले पद को क्या कहा जाता है समास पद के और दूसरे पद को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद। समास रचना से बनने शब्द को समास पद कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। ये जो गंगा जल, घुड़सवार, पुस्तकालय शब्द थे ये क्या थे? समास पद। समास पद के अंग पृथक पृथक करने को समास विग्रह कहते हैं। पृथक मीन्स अलग करने को, उसको सेपरेट करने को। जब समास पद को अलग किया जाता है, पूर्व पद को और उत्तर पद को अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह। जैसे हम ले लेते हैं गंगा जल का विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। घुड़सवार का घोड़े पर सवार। और इसी तरह अगर पुस्तकालय शब्द भी ले लिया जाए तो इसका होगा पुस्तक के लिए आलय। तो आइए अब समझते हैं समास के भेद। तो मैंने उसी तरह से भेद समझाने का प्रयत्न किया है जिससे आपको इजी वे में ये लर्न हो जाए। तो मैंने सबसे पहले लिया अव्ययी भाव समास, देन तत्पुरुष समास, नेक्स्ट द्वंद्व समास, फोर्थ वन बहुब्रीहि समास, फिफ्थ द्विगु समास एंड सिक्स कर्मधारय समास। तो ये 6 समास के भेद हैं। तो हम सिस्टम से एक एक करके सीरियल वाइज इनको करेंगे और समझेंगे और बड़े शॉर्ट में और बड़े इजी वे में समझेंगे, ताकि मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट समझाने का प्रयत्न किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और जब आपके सामने समास पद आए या विग्रह आए तो आप इजीली उनको पहचान सको और कर सको। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। मतलब ये कि पूर्व पद जो है उसी की इम्पोर्टेंस होती है और वे जो पहला पद है, पूर्व पद है, वे अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी मीन्स जो नॉट चेंजेबल, जो चेंज नहीं हो पाते हैं, जो एज इट इज यूज होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में आती है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, ये चीजें। अब आपने याद ये रखना है कि इसका पूर्व पद जो है अव्ययी भाव समास का वो अव्यय होता है। अव्ययी भाव अपने नाम से ही मेंशन कर रहे हैं कि इसमें पहला पद जो है वो अव्यय होता है। और दूसरी बात याद रखनी है, अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पहले पद की प्रधानता तो होती है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि इसको पहचानने का जो तरीका है वो ये कि इसका स्टार्टिंग वर्ड हमेशा प्रति, यथा या आ से आरंभ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह से होते हैं। और एक चीज और, एक पॉइंट और इसके साथ याद रखिए कि इसमें रेपिटेशन वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह आगे एक समास है द्वंद्व, उसमें भी लगते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है रेपिटेशन वाले मीन्स पुनरुक्त शब्द। इसमें पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चलते चलते, खाते खाते, अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई दे और उसका विग्रह करने को बोला जाए तो वहां पर आपने याद रखना है, आपने अव्ययी भाव समास लिखना है विग्रह करके। नेक्स्ट इज तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। मतलब जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता होती है, इसमें उसी की इम्पोर्टेंस होती है, मेन उसकी बात हो रही होती है। समास पद बनाते समय कारकीय परसर्गों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब वो हटा दिए जाते हैं।
जब समस्त पद बनाते हैं। लेकिन इन केस आपको समस्त पद दिया हो और बोला जाए इसका विग्रह करो, तो आपने कार्य के चिन्ह प्रयोग करने हैं तब उसमें। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च। धनहीन, धन से हीन। तो आपने क्या नोटिस किया इसमें कि इसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जब कारक के चिन्हों का प्रयोग आपको दिखाई दे तो आप समझ सकते हो ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। तो इसके लिए याद रखिए, जिस समास के दोनों पदों को जिसमें समान रूप से प्रधानता दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय दोनों के मध्य योजक, योजक मीन्स हाइफन, जिसको इंग्लिश में आप हाइफन बोलते हैं, वही योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाई बहन, दुख सुख, माता पिता, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। और जब हमने इसका विग्रह करना होता है तो हम योजक चिन्ह को हटा के और लगा देते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपल भेद ऑफ समास या काइंड ऑफ समास, व्हाटसोएवर यू कैन से। क्या होता है कि अगर आपने विग्रह देखा, वहां पर माता और पिता लिखा हुआ देखा या भाई और बहन लिखा हुआ देखा, तो आपने और को हटा देना है, तो योजक चिन्ह लगा देना है, तो वो हो जाएगा समस्त पद। और समास का नाम क्या होगा? द्वंद्व। लेकिन इनके साथ आपने देखा योजक चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको विग्रह करने के लिए बोला गया, तो आपने योजक चिन्ह को हटा के और का प्रयोग करना है। तो ये तो भी नाम आपने द्वंद्व समास देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज बहुव्रीहि समास। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना उत्तर पद हो, बल्कि किसी तीसरे जगत प्रसिद्ध की बात की जा रही हो, मतलब किसी जगत प्रसिद्ध की प्रधानता हो। कहने का भाग क्या है? किसी जगत प्रसिद्ध से मतलब है किसी वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी की बात की जाती है इसमें। ये हमेशा याद रखना कि बहुव्रीहि समास में किसी वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी की बात की जाती है। ना पूर्व पद की प्रधानता होती है, ना उत्तर पद की प्रधानता होती है। दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे पद की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है। मतलब क्या? बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं और किसी अन्य पद के संबंध में बात हो रही होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। देखिए, अब इसमें एक चीज और याद रखनी है। हमने यहाँ श्री कृष्ण लगाया, लेकिन अगर आप श्री कृष्ण नहीं भी लगाओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कट सकते। वो इसलिए क्योंकि आपको याद रखना है कि जो ये बहुव्रीहि समास है, इसके एंड में वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो उसी से ये अंडरस्टूड होता है कि ये बहुव्रीहि समास है, और मतलब उसे पता चल जाता है। जैसे हमने किसी यहाँ यूज किया, हमने पीले हैं वस्त्र जिसके, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समवन स्पेशल जिसके पीले वस्त्र हैं, तो वो हमारे दिमाग में क्या आता है? श्री कृष्ण। अगर हम बोलते हैं, सपोज एक और ले लेते हैं, लंबोदर। अब लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट। अगर हमने बोला लंबा है उदर जिसका, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाएगा गणेश, है ना। तो लंबा है उधर जिसका, हमने जिसका वर्ड लगाया एंड में, तो अगर हमने गणेश नहीं भी लिखा तो भी ये बहुव्रीहि समास आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जिस भी समास पद में आपको पहला जो पद है, पूर्व पद, वे संख्यावाची दिखा, तो गिनती वाला दिखा, तो आप समझ जाना ये द्विगु समास है। और दूसरा पद हमेशा विशेष्य होता है। मतलब विशेष्य किसको बोलते हैं? जिसकी बात की जाती है, जिसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है। तो दूसरा पद, उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है, और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। और विग्रह करते समय अंत में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखनी है बात कि जब हम विग्रह करते हैं द्विगु समास का, तो एंड में उसके, जैसे हमने बहुव्रीहि में देखा था कि जिसका, वाला, इस तरह के शब्द लगते हैं, तो द्विगु में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटियों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार।
चौराहा, चार राहों का समाहार या फिर समूह। अगर सपोज समूह की जगह आपने समाहार लिख दिया या समाहार की जगह समूह लिख दिया, इट हार्डली मैटर्स, आपकी मार्क्स वहां नहीं कटेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। इस समास के समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, अतः इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब आपको याद रखना है कि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, मतलब सेकंड पद की प्रधानता होती है, और इसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। मतलब पहला पद जो है वो विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य, या फिर पहला पद उपमान होगा और दूसरा उपमेय। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, ये इसका विग्रह किया हमने, है ना। तो आत्मा यहाँ पर क्या है, विशेष्य, तो महान उसकी क्वालिटी मतलब विशेषण। उसी तरह चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर उपमान उपमेय आ गया। चरण जो है वो उपमेय और उनकी उपमा किससे की गई है, कमल से, तो कमल के समान चरण, ये इसका विग्रह होगा। तो बेटा इसमें मेन जो बात अपनी याद रखनी है वो ये कि कर्मधारय समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य में, बीच में या तो है जो वर्ड लगेगा या रूपी या फिर के समान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा था ना कि तत्पुरुष में हमने क्या किया था कि जब हम तत्पुरुष समास करते हैं तो कारक के चिन्ह लगते हैं। अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होता है। द्विगु में क्या है, अंत में हम समाहार के द्वारा पहचान करते हैं, समूह या समाहार लगता है उसका विग्रह करते समय, और पहला जो शब्द है उसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। और बहुव्रीहि में हम एंड में जिसका, वाला, जो, वे लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें कर्मधारय में याद रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में, मध्य मतलब बीच में है जो अथवा रूपी अथवा के समान, मतलब इनमें से कुछ भी एक लगेगा अकॉर्डिंग टू द समस्त पद। ठीक है, अब ये आपने कर लिया, ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, मैं पक्का आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगी। एंड वन मोर थिंग, जो इसके वर्ड्स हैं, कोई 10-10 वर्ड्स, हर जितने भी ये भेद हैं 6 के 6, इनके 10-10 वर्ड्स आप लर्न कर लो तो आपको ये करने आ जाएंगे। मेन थिंग इज यू मस्ट नो द काइंड्स, इनकी परिभाषा, डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको हर एक की परिभाषा जो मैंने बड़ी शॉर्ट में और बड़े सिस्टमेटिक वे से बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो फिर समास का विग्रह करना और विग्रह का समस्त पद बनाना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा।